नमस्कार। स्वागत है आपका आपके क्लास में। लास्ट क्लास में हमने जॉन कीट्स के ओड ग्रेसियन अर्न की बात किया था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीट्स के दूसरे पोएम की, जो कि पार्ट ऑफ सिलेबस है हमारे, और उस पोएम का नाम है ला बेले डैमसन्स मर्सी। क्या नाम है पोएम का? पोएम का नाम है ला बेले डैमसन्स मर्सी। ये टाइटल है पोएम की। ला बेली बी ई ला बेली डैमसन्स मर्सी, दिस इज द नेम ऑफ द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि इनकी मीनिंग क्या है सबकी। ला का मतलब होता है द, बेली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, डेम का मतलब होता है गर्ल, सेंस का मतलब होता है विदाउट, और मर्सी का मतलब होता है काइंडनेस, दया। ला बेली डैमसन्स मर्सी का मतलब है अ लेडी विदाउट मर्सी। राइट? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है द लेडी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, एक सुंदर महिला और वो भी बिना किसी दया के, दयाहीन स्त्री जिसको आप कह सकते हो। अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी या द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी इज अ बैलेड। क्या है ये? ये एक बैलेड है। और बैलेड क्या होता है ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। क्या होता है बैलेड? कि बैलेड इज अ नैरेटिव पोयम। बैलेड इज अ नैरेटिव पोयम इन वर्स फॉर्म। अ नैरेटिव पोयम, एक सेकेंड, बैलेड इज अ फॉक टेल। राइट? फॉक टेल होती है, नैरेटिव होती है, नैरेटिव टेल इन वर्स फॉर्म। पोएट्री के फॉर्म में नैरेटिव टेल होती है, उसको बैलेड कहा जाता है। और रोमांटिक एज में बैलेड बहुत पॉपुलर भी था, क्योंकि आपको पता है कि रोमांटिक एज शुरू ही बैलेड से होता है। 1798 में जो बैलेड आया था कॉलरिज का और वर्ड्सवर्थ का कंबाइंड एफर्ट का, उसको हम लिरिकल बैलेड्स के नाम से जानते हैं। 1798 का था और यहीं से रोमांटिसिज्म की बिगिनिंग मानी जाती है। यहीं से जो है पूरा रोमांटिक एज शुरू होता है। तो कहने का सेंस ये है कि रोमांटिक एज ही बैलेड से शुरू होता है। राइट? बैलेड एक पोयम होती है जिसमें फॉक स्टोरी होती है, फॉक टेल होता है और वर्स फॉर्म में होती है, उसी को बैलेड कहा जाता है। जैसे कि आपको कॉलरिज का बैलेड अगर याद हो, द राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर। राइट? तो वो राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर की स्टोरी है जिसको डिस्क्राइब कर रहे थे, जो कि सोसाइटी में उनके उस समय फैशन में थी। तो एक ऐसी नैरेटिव, ऐसी फॉक टेल जिसको पोएट्री के फॉर्म में कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं कि ये क्या है? ये बैलेड है। राइट? और दूसरी बात यहां पर यह है कि बैलेड जो है कितने स्टैंजा में। पहली बात तो ये कि इसमें 4 लाइन्स स्टैंजा होते हैं बैलेड में। राइट? इसी को बैलेड स्टैंजा भी कहा जाता है। 4 लाइन स्टैंजा होता है। राइट? 4 लाइन स्टैंजा। और उस 4 लाइन स्टैंजा की जो यहां पर फिलहाल ला बेली डैमसन्स मर्सी में जो राइम स्कीम है, वो राइम स्कीम है ABCB की। राइट? 4 लाइन स्टैंजा राइम स्कीम है ABC और फिर B, ये राइम स्कीम है। और टोटल इस पोयम में
12 स्टैंजाज हैं। कितने हैं टोटल इस पोयम में? 12 स्टैंजाज हैं। इसका मतलब देयर आर टोटल 48 लाइन्स इन द पोयम, राइट। पूरे 48 लाइन्स इन द पोयम हैं। क्लियर। अगला आज जो बात यह है कि ला बेले डेम सेंस मर्सी में एक नाइट की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? नाइट की स्टोरी है। नाइट का मतलब तो आपको पता ही है कि नाइट एक टाइप का फ्यूडल लॉर्ड होता था। और यहीं से एक चीज आपको और याद दिला दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश का टीजीटी या पीजीटी देते होंगे तो आप जानते होंगे इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि रोमांटिक एज किस एज से प्रभावित था? क्लासिकल एज से कि मेडिवल एज से कि विक्टोरियन एज से या किसी और एज से? ऑप्शन में दिया होता है। तो रोमांटिक एज जो है ये पूरी तरीके से मेडिवलिज्म पर आधारित था, राइट। मेडिवलिज्म मिडिल एज से पर बेस्ड था और फ्यूडल लॉर्ड्स का कंसेप्ट जो है यूरोप में वो मिडिल एजेस का ही है, वो मिडिल पीरियड का ही है जहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, राइट। मिडिल एज। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है कि सेटिंग कब की है पोएम की ला बेले जेम्सन्स मर्सी की, तो इसका जवाब क्या होगा कि ला बेले जेम्सन्स मर्सी की जो सेटिंग है ये मिडिवल पीरियड की है, ये मिडिल एज की है और पूरा रोमांटिसिज्म ही मिडिल एज की तरफ ज्यादा अटैच्ड होता है, राइट। और मिडिल एज की तरफ क्यों होता है? इसके पीछे का कारण ये है कि रोमांटिसिज्म के जो जस्ट पहले वाला एज था जिसको हम नियो क्लासिसिज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नियो क्लासिसिज्म के नाम से जानते हैं। और ये न्यू क्लासिसिज्म 1660 से लेकर के और 1798 तक का करीब 140 इयर्स तक का टाइम ये कवर करता है। ये पूरी तरीके से क्लासिकल एज से, जब हम यहाँ पर क्लासिकल एज की बात करते हैं तो क्लासिकल एज का मतलब होता है ग्रीक और लैटिन राइटिंग का पीरियड, राइट। सोफोक्लीज का पीरियड और एस्किलस का पीरियड, यूरिपिडीज का पीरियड या प्लेटो और अरिस्टोटल का पीरियड, वर्जिल का पीरियड और होरेस का पीरियड, लॉन्जाइनस का पीरियड जो है ये क्लासिकल पीरियड कहा जाता है, जो बीसी के पहले हुआ करता था, लगभग तीसरी चौथी पांचवी बीसी में। उसको हम क्लासिकल एज के नाम से जानते हैं। और पूरा क्लासिसिज्म जो है ऑक्टेवियस ऑगस्टस के टाइम जो लिटरेरी एक्टिविटी हुई थी उनसे प्रभावित होता है, इसीलिए उसको एज ऑफ ऑगस्टिन भी कहा जाता है। और रोमांटिसिज्म जो होता है जब आता है तो रोमांटिसिज्म इसी नियो क्लासिकल एज के खिलाफ एक रिवोल्ट तैयार करता है, एक विद्रोह तैयार करता है। किस ग्राउंड पर विद्रोह तैयार करता है? जो रोमांटिक पोएट्स होते हैं वो ये आरोप लगाते हैं नियो क्लासिकल पोएट्स पर कि नियो क्लासिकल पोएट्स जो है वो मैकेनिकल है, राइट। वो बहुत रेशनल है, वो माइंड की पोएट्री लिखते हैं, राइट। और माइंड की पोएट्री लिखने के साथ साथ लॉजिकल पोएट्री लिखते हैं वो, और राइम और रिदम में बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, मतलब लिख के फकीर होते हैं। ये आरोप रोमांटिक पोएट्स लगाते हैं और ऐसे वर्ड्स को सिलेक्ट, एक एक वर्ड्स को सिलेक्ट कर करके, चूज कर करके लिखा जाता है और इसी को जो है बोलता है वर्ड्सवर्थ की ये पोएटिक डिक्शन है। पोएटिक डिक्शन का मतलब ही होता है, डिक्शन का मतलब होता है शब्द, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स फॉर पोएट्री। ये अरिस्टोटल ने, सॉरी, ये वर्ड्सवर्थ का फ्रेज है पोएटिक डिक्शन, जो उन्होंने डिरोगेटिवली यूज किया था जो है अपने प्रीडिसेसर्स के लिए, जो है अपने पिछले वाले पोएट्स के लिए। और रोमांटिसिज्म इसी के खिलाफ एक रिवोल्ट होता है, रेशनल पोएट्री के खिलाफ, लॉजिकल पोएट्री के खिलाफ, राइट, फिक्स्ड रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ। और जब उसके खिलाफ विद्रोह होगा तब होगा क्या? तब रोमांटिसिज्म में आएगा कि फ्री स्पिरिट की बात होने लगेगी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो की बात होने लगेगी, इमोशंस की बात होने लगेगी, फीलिंग्स की बात होने लगेगी, एंटिसिपेशन की बात होने लगेगी। और अर्बन पोएट्री जो कि 18th सेंचुरी जो है पूरी अर्बन पोएट्री है, नियो क्लासिकल पीरियड की जो पोएट्री है सब शहर की पोएट्री है,
तो शहर की पोएट्री से शिफ्ट होता है पूरा रोमांटिक एज, और कहाँ चला जाता है, शिफ्ट होकर के जाता है कुकू के पास, नाइटिंगेल के पास, स्काइलार्क के पास, ग्रेसियन अर्न पर वो चला जाता है। राइट, वो चला जाता है पूरा मेडिवल पीरियड में, वो वैली में जाता है, वो क्लाउड में जाता है, वो स्काई में जाता है, हेवन में जाता है। मतलब जो फ्लाइट्स ऑफ इमेजिनेशन है वो पूरी तरीके से एक्टिव होती है रोमांटिक पीरियड में। और ये भी पोयम जो ला बेला डेमसन्स मर्सी है, ये उसी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन का ही एक एग्जाम्पल है, उसी का एक उदाहरण है, जिसको आज टॉमस की आज है, जिसको कीट्स ने कब लिखा था, 1819 में लिखा था। 1819 में उन्होंने ला बेला डेमसन्स मर्सी लिखा था। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि विच ईयर इन द लाइफ ऑफ जॉन कीट्स वाज द मोस्ट प्रोलिफिक ईयर, कौन सा ऐसा साल है कीट्स की जिंदगी का जो सबसे प्रोलिफिक ईयर कहा जाता है। सबसे प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव, सबसे प्रोडक्टिव साल वो कौन सा है जब सबसे ज्यादा काम किया था कीट्स ने। तो जब इसका क्वेश्चन इस तरीके से, वैसे ये भी उत्तर प्रदेश के पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तब उसका आपको जवाब होगा कि वो 1819 वो पीरियड था जब कीट्स ने सबसे ज्यादा काम किया था, सबसे ज्यादा वर्क उन्होंने लिखे थे। उनके जो हम ग्रेट ओड्स की बात करते हैं, जैसे ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, ओड टू आटम, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ये सब 1819 में ही लिखे गए थे। और ये वर्क भी जो है ला बेला डेमसन्स मर्सी भी तभी लिखा गया था। स्टोरी किसकी है हमने आपको बताया, एक नाइट की स्टोरी होती है, जो एक नाइट रास्ते में स्टक कर जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है, और देन ही ड्रीम्स, सपना देखता है, और उसके सपने में एक फेरी लेडी आती है, एक परी आती है, और इन द ड्रीम फेरी सेड्यूसेस हिम, उनको सेड्यूस करती है, इनके साथ जो है इन द ड्रीम शी इज हैविंग सेक्स। राइट, और उसके बाद जो है जब ये सो जाता है तब चली जाती है। राइट, उसको छोड़ करके चली गई है, इसीलिए वो ब्यूटीफुल लेडी है, लेकिन मर्सी नहीं आई उसको, ऑन द कंडीशन ऑफ द पोएट वो चली गई है। यहाँ से हम दो चीजें कंक्लूड करते हैं, दो चीजें कंक्लूड क्या बिल्कुल ऑब्वियस ही है। एक तो ये है कि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम हमने आपको बताया था फनी ब्राउन, वो इनको छोड़ देती है, पॉइंट नंबर 1 पर। और पॉइंट नंबर दूसरा ये है कि वो नाइट जो है उसकी डेथ हो रही थी, ही वाज डाइंग, तो इट यू कैन कंक्लूड दैट कीट्स हिमसेल्फ जो है ही वाज एंटिसिपेटिंग हिज ओन डेथ, खुद का एंटिसिपेशन कर रहे हैं, और वो नाइट इज नन अदर देन कीट्स हिमसेल्फ, कीट्स के अलावा जो कोई और नाइट नहीं होता है, वो खुद कीट्स है। और वो पोयम जो है, जो ब्यूटीफुल लेडी है, वो उन्हीं की बिलवेड है, फनी ब्राउनिंग, और कोई नहीं है। राइट, तो द पोयम ला बेला डेमसन्स मर्सी इज एन एंटिसिपेशन ऑफ कीट्स ओन डेथ, कीट्स के खुद के डेथ पर एक एंटिसिपेशन है। और दूसरा ये है कि द पोयम इज द स्टोरी ऑफ अनरिक्विटेड लव ऑफ थॉमस कीट्स आज है विद फनी ब्राउनिंग। राइट, फनी ब्राउनिंग के साथ जो उनका अनरिक्विटेड लव है, ये उसकी स्टोरी है। क्लियर, तो ये दो पॉइंट आप यहां से नोट करिएगा। कितने पॉइंट्स अभी हमने आपको बताए। ला बेला डेमसन्स मर्सी का मतलब क्या होता है, पोयम लिखी कब गई थी, बैलेड क्या होता है, बैलेड स्टेंजा क्या होता है, कितने स्टेंजास हैं यहाँ पर, राइम स्कीम उनकी क्या है, लिरिकल बैलेड्स कैसे एसोसिएटेड है इस बैलेड से, और इसके अलावा जो है रोमांटिसिज्म को कंपैरिजन भी हमने कर दिया क्लासिसिज्म से, और ये भी बताया कि हाउ रोमांटिसिज्म वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म। राइट, इतनी बातें यहाँ पर क्लियर हैं। अब अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो हम फिर पोयम की तरफ बढ़ते हैं और पोयम पढ़ते हैं। राइट, एनी क्वेरी, एनी सजेशन हो तो अभी बता दीजिए।
La Bella Damson's Mercy is one of the greatest poems written by Thomas Keats. Sorry, Thomas Keats, आज पता नहीं क्यों याद आ रहा है. Written by John Keats. John Keats died at the very young age in 1821. The poem La Bella Damson's Mercy is a masterpiece of romantic art and romantic poetry. Right, masterpiece इसको कहा जाता है रोमांटिक आर्ट का और रोमांटिक पोएट्री का. और इसके अलावा जो पोएम का सजेस्टिवनेस है, इट्स सजेस्टिवनेस हैज मेड इट वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग एंड मोस्ट अनफॉरगेटेबल पोएम्स इन इंग्लिश. It has been generously praised by critics, some of whom have called it Keats's masterpiece. इस पोएम को कीट्स का मास्टरपीस कहा जाता है, उनकी सबसे बेहतर पोएम कही जाती है. स्टोरी ये है, हमने आपको बताया कि द पोएम जो है सीज अ नाइट, एक नाइट को देखती है, वेंडरिंग ऑल अलोन, जो कि अकेला ही वेंडर कर रहा होता है, घूम रहा होता है. और है कैसा वो नाइट, उसको डिस्क्राइब करते हुए कीट्स बताता है कि वो डर के मारे येलो पड़ गया है, पीला पड़ गया है. ही इज पेल एंड haggard and his face shows sign of agony. राइट, उसके चेहरे पर नाराजगी है, उसके चेहरे पर एंजाइटी परिलक्षित होती है, दिखाई देती है. On the poet's inquiry why he is wandering so forlorn, जब इंक्वायरी होती है कि वो अकेला घूम क्यों रहा है, then the knight relates how he met a beautiful lady and fell in love with her. राइट, जब पूछा जाता है, पोएट इंक्वायरी करता है कि ऐसे अकेले क्यों घूम रहा है इधर उधर, तब वो कहानी बताता है कि कैसे वो रात में एक फेरी, एक परी से मिला था, एक फेरी क्वीन से मिला था. He made love to her by presenting her gifts of flowers and how he seated her on his horse. कैसे उसने उसके साथ रात बिताई, कैसे उसने उसको एक बुके भी दिया, और कैसे वो आकर के इनके हॉर्स पर बैठ करके हॉर्स राइडिंग भी की. The lady made a show of love, took him to her जो है फेरी cave, gave him fairy food and lulled him to sleep. वो इनको ले गई अपने पास, अपने फेरी केव में, वहां पर उसने इनको फेरी फ्रूट भी खिलाया, खाना भी खिलाया, और फिर ये वहीं पर सो गए. राइट, और फिर क्या होता है कि इन अ टेरिबल ड्रीम, ड्रीम भी जो है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत भयंकर वाला सपना आता है. इन अ टेरिबल ड्रीम द नाइट सा, क्या क्या देखता है वो, द नाइट सा मेनी किंग्स, कई राजाओं को देखता है, प्रिंसेस को देखता है, वॉरियर्स को देखता है, योद्धाओं को देखता है, who had been similarly captured by this woman and they wanted him that he was in the grip of the beautiful lady without pity. राइट, उसने बहुत सारे लोगों को ऐसे इंचेंट किया था, बहुत सारे लोगों को फंसा के रखा था, और वो उन सबको देखता है. जब वो सपना उसका टूटता है, जब वो उठता है, when he woke he found himself alone in the cold hillside, right, while the lady had gone. Even since then he has no rest, right, and that is why he wanders all alone. और यही कारण है कि वो all alone, चारों तरफ अकेले ही घूम रहा है. तो ये पूरे पोएम की समरी है. समरी ये है कि नाइट से जब पूछा जाता है कि why is he wandering alone, then he tells that he met a fairy queen who cheated on him, who seduced him, and who brought him इनको कहाँ पे ले गए, to her home, to her fairy cave, and there he was served fairy food, and then he fell asleep, and then he dreamt a number of kings, princes, and warriors who had been behaved same
बाय द लेडी। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो जागते हैं तो ही जो है सर स्टार्ट्स हिज सर्च फॉर लेडी एंड उससे मिलते नहीं है, और जब तक मिलते नहीं है तब तक घूम रहे हैं उसके आसपास पूरे जंगल में चारों तरफ इन एंटीसिपेशन ऑफ मीटिंग। क्लियर? ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द पोयम वर्ड फॉर वर्ड। ज्यादा तो टाइम नहीं लगाया जाएगा, थोड़े ही टाइम में पोयम को एक बार देख जरूर लिया जाता है। पोयम ला बेली डैमसन्स मर्सी, ऐसी लेडी जिसको बिल्कुल वैसे लड़कियों को दया बहुत कम आती है ना, खास करके लड़कों पर, और दया करना भी नहीं चाहिए, लड़के बहुत दुष्ट होते हैं ना। चलिए कोई नहीं। द पोयम स्टार्ट्स विद द फिगर ऑफ स्पीच, और वो अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे पीबी शैली की पोयम ओ टू द वेस्ट विंड शुरू हुई थी, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वैसे ये पोयम जो है उसी फिगर ऑफ स्पीच से, उसी एपस्ट्रॉफी से शुरू होती है। और यहाँ पर वेस्ट विंड को न कॉल करके किसको कॉल किया जाता है? ओ व्हाट कैन एल दी, AIL, एल का मतलब होता है परेशान करना। व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, आप तो नाइट हो और आपके पास तो सारे वेपन्स भी हैं, और इस वेपन के बावजूद भी आपको कौन परेशान कर सकता है? राइट, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग। लॉइटरिंग मींस वैंडरिंग, आप अकेले और बिल्कुल हॉरिबली पीले पीले क्यों टहल रहे हो? The sage has withered from the lake and no bird sing। शाम हो गई है, कोई बर्ड अब गाना नहीं गा रही है, और लेक भी पूरी तरीके से शांत पड़ी है, और आप अकेले घूम रहे हो। ओ what can ail thee night at arms, so haggard and so woe begone? The squirrel's granary is full and all the harvest is done। ये रोमांटिक पोएम है, और रोमांटिक पोएट में in the first stanza he asks the poet asks why is he जो है wandering loitering alone, it has become evening, शाम हो गई है, and the bird is not singing anymore, राइट, कब रात में चिड़िया नहीं गाती हैं, तो आप अकेले क्यों घूम रहे हो? और फिर पूछती है, फिर सेकंड पैराग्राफ में सेकंड स्टैंजा में पूछा जाता है कि ही इज लुकिंग वेरी पेल, मींस ही इज इन अ वेरी हॉरिबल कंडीशन। व्हाट इज ही लुकिंग फॉर? द स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज फुल, राइट। द स्क्वेरल क्या होता है? स्क्वेरल क्या बोलते हैं? गिलहरी, बन, राइट। द बन हैज कलेक्टेड अ फूड फॉर द नेक्स्ट टाइम, राइट, फॉर द बैड टाइम। शाम हो गई है, उसने अपना घर भर लिया है, रात भर उसी को काटती रहेगी, और उसकी हार्वेस्टिंग पूरी हो चुकी है, शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है। सिंबल ये है, आप कर क्या रहे हो? घूम क्यों रहे हो? देन इन द थर्ड स्टैंजा ही आंसर्स, आंसर क्या करता है? आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विद, नहीं, अभी यहां पर क्वेश्चन है कि आई सी अ लिली on thy brow with anguish moist and fever dew। मैं तो आपके ब्रो पर एक क्या देख रहा हूं? लिली देख रहा हूं। लिली भी पीला ही होता है। with anguish moist and fever dew, और आपके चेहरे पर तो फीवरिश हो गया आपका चेहरा, गरम पसीना, आपके जो स्वेटिंग हो रही है आपके चेहरे पर। and on thy cheeks a fading rose fast विदर्थ टू, और आपके चेहरे पर ऐसा लग रहा है, चेहरा आपका ऐसे सूखा पड़ा है जैसे कि क्या होता है? फेडिंग रोज, कोई मुरझाता हुआ गुलाब हो, कोई गुलाब आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, सूखा हुआ गुलाब, मतलब आपके चेहरे पर कोई फ्रेशनेस नहीं है, कोई ताजगी नहीं है, और आप बहुत दुखी हो, एंग्विश हो, एंजाइटी जो है आपकी बिल्कुल आपके चेहरे से दिखाई देती है, राइट।
मतलब जो पोएट है, पोएट इज रीडिंग द फेस ऑफ द नाइट, राइट। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, यहाँ पर तो वो किताबें नहीं, he is रीडिंग फेस, फेस रीडिंग कर रहा है, चेहरा पढ़ रहा है उसका। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, तब बताता है फोर्थ स्टैंडा में, मीड्स मीन्स ग्रासलैंड, कि मैं ग्रासलैंड में एक लेडी से मिला था। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल अ फेयरी चाइल्ड, शी वाज सो ब्यूटीफुल, she looked like she was the child of a fairy, indeed she was a fairy, right? Her hair was long, her foot was light, and her eyes were white. foot की बात करता है, हेयर की बात करता है, और फिर आईज की बात करता है। बिल्कुल जंगली आंखें, हिरन की तरह आंखें थी, लंबे लंबे उसके बाल, और उसका लाइट फुट, तो सब कुछ था। लेकिन हुआ क्या? लेकिन हुआ ये कि अब वो शायद नहीं है, तो कह रहा कि आई मेट अ लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल अ फैंसी चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट, एंड हर आईज वर वाइल्ड। आई मेड अ गारलैंड ऑफ हर हेड, मैंने क्या काम किया? आई मेड अ गारलैंड, मैंने एक गारलैंड बनाया, किसका? ऑफ हर हेड, and bracelets too, and fragrant Joan. She looked at me as she did love and made sweet moan. क्या किया उसने? She looked at me and she did love. उसने मुझ पर देखा भी और मुझे उसने प्यार भी किया, and made sweet moan. I set her on my pacing steed and nothing else saw. मैं पूरा दिन उसके साथ रहा, उसके अलावा दिन में मैंने कुछ देखा ही नहीं। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, क्या काम करती थी वो? फेरी सॉन्ग गाती थी, फेरी का सॉन्ग गा रही थी। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, मुझको जब ले गई, क्या लाई मेरे लिए वो? शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मना ड्यू, शहद भी लेकर के आई, सोमरस भी मेरे लिए लेकर के आई, फ्रूट भी मेरे लिए वो लेकर के आई। एंड आई श्योर इन लैंग्वेज स्टैंड शी शेड आई लव यू ट्रू, जहां तक मुझे याद है उसने एक भाषा में मुझको बोला था, सीधे साधे सिंपल भाषा में बोला था कि आई लव दी ट्रू, मैं तुमको वास्तव में बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू इंडीड, ऐसा उसने कहा था। After giving him fruit, after giving him relish sweet, and after जो है serving him honey wild and manna dew, right? ये सब उसने जो है दिया, और फिर उसने मुझे लव किया, प्रपोज भी किया, उसने कहा भी। She took me to her elfin grot, अपने साथ ले गई, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild eyes with kisses for, और वहां पर वो रोने लगी, अपनी बात बताने लगी, बहुत दुखी हुई। मैंने क्या किया? मैंने उसकी वाइल्ड आईज की आंसू किसी तरह से पोंछा, और उसको 4 बार मैंने किस किया, और किस करके क्या किया? किस करके मैंने उसको चुप करवाया, राइट। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आईज विद किसेस फॉर, अब किसी की वाइल्ड आईज को अगर शट कराना हो तो किड्स ने आप आइडिया दे दिया कि यू हैव टू किस द वाइल्ड आईज 4 टाइम्स, राइट। हिरनी जैसे जो आंखें हैं उसकी, उसको 4 बार किस करता है, और इसीलिए वो ब्यूटीफुल लेडी है, और इसीलिए मर्सीलेस भी है। और फिर क्या करती है? एंड डियर शी लुल्ड मी अस्लीप, और फिर उसने मुझे लोरी सुना करके सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और फिर हमने वहां सपना देखा, बहुत भयानक सपना था। क्या था सपना? आह ओह betide, the latest dream I dreamt on the cold hillside, जो लेटेस्ट ड्रीम, ताजा ताजा सपना जो मैंने देखा था उसको बताता हूं। और सपना ये था कि I saw pale kings and princes too, पेल माने दुखी, मुरझाए हुए
राजाओं और राजकुमारों को मैंने देखा। पेल वॉरियर्स, पीले पड़ चुके योद्धाओं को। पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वर दे ऑल, सब मौत के डर से, मौत के लिए पीले पड़े हुए थे। दे कैरीड ला बेल डेम्सन्स मर्सी हैथ दी इंथ्राल, और उन सब ने क्या कहा कि ये जो ला बेल डेम्सन्स मर्सी है ये तुमको चीट करेगी, ये तुमको धोखा देगी। I saw their starved lips in the glow, उनके जो लिप्स थे ना वो बिल्कुल स्टार्व्ड थे, सूख चुके थे, बिल्कुल भूखों मर रहे थे जैसे कि। with horrid warnings gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hills side, और फिर मेरा सपना टूटा और मैं जगा, और जब जगा तो मैंने अपने आप को यहाँ कोल्ड हिल साइड में अपने आप को पाया। एंड दिस इज वाई आई सोजर्न हियर, और यही कारण है कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, अकेले और पीला पड़ा हुआ मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। दाउ द सेज हैज विदेड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, यद्यपि क्या हुआ है, दो द सेज हैज विदेड फ्रॉम द लेक, लेक से घासें अब अलग भी हो चुकी हैं, और नो बर्ड सिंग, और अब कोई चिड़िया गा भी नहीं रही है, शाम भी हो गई है और मैं अभी भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्लियर? पोएम यहीं पर जो है 48 लाइंस की पोएम है, और यहीं पर पोएम आकर के एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। राइट? व्हाट मेक्स दिस पोएम सो ग्रेट इज इट्स inexhaustible suggestiveness. The poet throws out only hints without making anything definite. Who is this mysterious land without mercy? When and where did she live? When and where did she entice the night? Why had she made it her life's business to inveigle people and cause them intense pain? What did she stand for? Is she a symbol of beauty, or heartless and fatal womanhood, of the elusive and false phenomenon of the world around us? What is the meaning of the poem? All these questions will ever remain unanswered, as there is no clear-cut answer given by the poet. Why he wrote this poem? What the poem suggests? Who was the lady? Why did she cheat so many people? Why did she inflict pain on so many people? What was her intention? Nobody knows. And what does poem suggest? We are still no. And this question will remain unanswered, right, as long as the poem remains. And poem is immortal, so question भी immortal रहेगा. There will be no answer to this to these questions, right? And we have to only elicit replies. Somebody asks and somebody replies. Though this vagueness make the poem a document of horror, आप कह सकते हैं, right? And mystery. The merciless lady has literally and mythologically associations that aroused or subdued horror. These suggestions of horror combined with the suggestions of supernatural about the woman and the night errantry about the man impart to the poem a medieval atmosphere, an atmosphere of medieval enchantment and chivalry. Right? Medieval enchantment and chivalry की ये पूरी बात है। और मेडिवलिज्म से हमने आपको बताया कि कीट्स प्रभावित भी बहुत थे, और मेडिवलिज्म पर कई सारी पोएम्स भी लिखी हैं कीट्स ने। जैसे एक पोएम है इजाबेला द पॉट ऑफ बासिल, वो भी मेडिवलिज्म से इंस्पायर्ड पोएम थी। और एक पोएम है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये भी उसी मेडिवलिज्म से इंस्पायर्ड पोएम थी। एंडेमियन भी जो है मेडिवलिज्म से इंस्पायर्ड पोएम थी। तो क्लियर कट तो कुछ नहीं है, वी हैव टू एलिसिट ओनली रिस्पॉन्सेस, वी हैव टू मेक आवर आंसर्स बेस्ड ऑन द पोएम इटसेल्फ, उसी पर हमको आंसर करना है, राइट? बट एक बात तो ये कंफर्म है कि ला बेला जेम्सन्स मर्सी
The medieval revival reached its culmination. The depth of passion it expresses or rather implies, for there is not the least suspicion of raising the intense lyrical feeling, though the poet's personality is absolutely merged in the dramatic conception. The executed art by which every detail of the weird landscape and every cadence of the wild but subtle melody contributes to the general effect of mystery and desolation. Right? रोमांटिक एज में होता क्या था कि जैसा कि कीट्स के साथ कह लीजिए कॉलरिज, कॉलरिज भी ऐसे पोएट थे जो ऐसे ही सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को चूज करते थे, मिस्टीरियस सब्जेक्ट मैटर को चूज करते थे और उसी पर अपना डिलीवरेंस देते थे, उसी पर अपनी पोएम लिखते थे। कुछ कुछ शैली ने भी ऐसे किया है और कीट्स ने तो ऐसा किया ही किया है। कीट्स पोएट के अलावा जो है क्रिटिक भी थे, और जब क्रिटिक कोई होता है तो वो अपनी जो है लैकुनास को बेहतर तरीके से जानता है, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को बेहतर तरीके से जानता है, और फिर जब वो पोएम लिखना शुरू करता है तो कोशिश करता है उन शॉर्ट कमिंग्स को हटाया जाए। जैसे कि वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने कहा कीट्स ने कि वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है वो बहुत ही जो है सेल्फ के लिए वो लिखते हैं, राइट, सेल्फ के लिए उन्होंने लिखते हैं, और कहा उनकी पोएट्री किससे सफर करती है। एक फ्रेज कॉइन किया जो है कीट्स ने और कहा उसको इगोटिस्टिकल सबलाइम वहां पर बहुत है। कीट्स के क्रिटिसिज्म में ये दो फ्रेज बहुत फेमस हैं, एक तो इगोटिस्टिकल सबलाइम और दूसरा जो है उसी के साथ है निगेटिव कैपेबिलिटी। तो आप ये चीजें दोनों टर्म्स याद रखिएगा, दोनों में से एक कोई आपके पेपर में आएगा और यही पूछा जाएगा कि ये टर्म किसका है। तो अब आप ये जानिए, अब तो आप जान ही गए हैं कि ये दोनों टर्म जो है वो जॉन कीट्स ने क्वाइन किए थे क्रिटिसिज्म में, और इगोटिस्टिकल सबलाइम में कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है उनके एक्सेसिव इंडिविजुअलिटी के लिए, उनके खुद की प्रेज के लिए, खुद के प्रशंसा के लिए। और जो दूसरा फ्रेज है निगेटिव कैपेबिलिटी, इससे उन्होंने विलियम शेक्सपियर को एडमायर किया है, राइट, विलियम शेक्सपियर को एडमायर किया है निगेटिव कैपेबिलिटी से, और वर्ड्सवर्थ को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है किससे? जो है अपनी इगोटिस्टिकल सबलाइन से। निगेटिव कैपेबिलिटी जो है ये खाली फ्रेज ही निगेटिव है, बाकी इसकी मीनिंग बहुत पॉजिटिव है। निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है टू निगेट वंस आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को निगेट कर देना, खत्म कर देना, और जो करेक्टर आपने बनाया है उसे करेक्टर में घुस जाना, उसकी जिंदगी के हिसाब से चलते रहना, ये निगेटिव कैपेबिलिटी है। और शेक्सपियर के पास ये गुण बहुत अधिक मात्रा में था और इसीलिए शेक्सपियर जीनियस। और इगोटिस्टिकल सबलाइम क्या है कि बहुत ज्यादा अपने ईगो की बात करना, सिर्फ अपनी ही अपनी धुन लगाए रहना, ये इगोटिस्टिकल सबलाइम है, और इसीलिए वर्ड्सवर्थ को उन्होंने इससे जो है डेरोगेट किया है, वर्ड्सवर्थ को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, राइट। अब देखिए, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। Negative capability and egotistical sublime.
नो क्वेश्चन, नो डाउट। चलिए, 2013 में यूजीसी में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन लिख देता हूं। निगेटिव कैपेबिलिटी पर ही क्वेश्चन था, 2013 के नेट के पेपर में था। और ये क्वेश्चन था कि निगेटिव कैपेबिलिटी टू किड्स मीन्स, निगेटिव कैपेबिलिटी टू किड्स मीन्स, निगेटिव कैपेबिलिटी का क्या मतलब है किड्स के लिए। और ऑप्शन था, ऑप्शन ए में है द एबिलिटी टू सिंपैथाइज विद अदर, द एबिलिटी टू सिंपैथाइज विद अदर। ऑप्शन बी दिया हुआ था से बैड थिंग। ऑप्शन सी दिया हुआ है टू एम्पैथाइज। टू एम्पैथाइज। और ऑप्शन डी दिया हुआ है टू निगेट, नहीं, टू रिजेक्ट। इसमें आपको आंसर बताना है कि निगेटिव कैपेबिलिटी का क्या मतलब है। जी, सी, वेरी नाइस। टू एम्पैथाइज, एम्पैथाइज का मतलब होता है टू हैव सेम फीलिंग, राइट, टू हैव द सेम फीलिंग, ये होता है एम्पैथाइज, राइट। तादात्म्य या सहानुआ जो है समानुभूति होना। सिंपैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति, राइट। और एम्पैथाइज का मतलब होता है समानानुभूति, समानुभूति होना, वो होता है एम्पैथाइज। जैसे मैं ये कहूं कि रश्मि शुक्ला इज अ गुड टीचर, क्यों? बिकॉज शी एम्पैथाइज विद हिज स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स की तरह ही फीलिंग रखती है, राइट, बिकॉज शी एम्पैथाइज विद हर स्टूडेंट्स, तो एम्पैथाइज हो जाएगा। मैंने अभी आपको डेफिनेशन में यही बताया कि निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है टू निगेट्स वंस आइडेंटिटी एंड टू बी द कैरेक्टर ऑफ द वर्क, राइट, उसे कैरेक्टर हो जाना। अगर शेक्सपियर हैमलेट लिखता है तो शेक्सपियर इज हैमलेट, शेक्सपियर मैकबेथ बनाता है तो शेक्सपियर इज मैकबेथ। ये होता है सेम स्टेटस पर आ जाना, इसको बोलते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी। एंड द आंसर इज हियर टू एम्पैथाइज, ऑप्शन इज सी। जिसने भी सी जवाब दिया है उसका जवाब बिल्कुल सही है।
एक बार यही क्वेश्चन फिर से आया है और ऑप्शन बदल करके आया है। देखिए, अब अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब की जो दूसरा क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन आया है विद डिफरेंट ऑप्शंस, और अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखिए। ऑप्शन ए में दिया है द एबिलिटी टू ओवरकम the ability to overcome unpleasant experience, the ability to overcome unpleasant experience। ऑप्शन बी दिया है अ पैसिव सबऑर्डिनेशन, a passive subordination to experience, नहीं सॉरी, a passive, हाँ, a passive subordination to experience। ऑप्शन सी दिया है सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस। और ऑप्शन डी दिया हुआ है डीपर्सनलाइज्ड एम्पैथी विद एक्सपीरियंस। डीपर्सनलाइज्ड एम्पैथी विद एक्सपीरियंस। These are the 4 options. Now you have to click the right answer. क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, ऑप्शन को समझिए और फिर रिस्पॉन्स करिए। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो अभी आप बिल्कुल सही जवाब दे देंगे। The ability to overcome the unpleasant experience, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को ओवरकम करने की एबिलिटी, ये निगेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। अ पैसिव सबऑर्डिनेशन टू एक्सपीरियंस, ये निगेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। सब्जेक्टिव रिस्पांस टू एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। निगेटिव कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिव रिस्पांस की बात करता है, और निगेटिव कैपेबिलिटी किसकी बात करता है? निगेटिव कैपेबिलिटी एम्पैथाइज करने की बात करता है, और एम्पैथाइज ऑप्शन सिर्फ डी में दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर डी है। अपनी पर्सनालिटी को डीपर्सनलाइज कर देना, राइट, दूसरे के रोल में जीना शुरू कर देना, वो डीपर्सनलाइज एम्पैथी विद एक्सपीरियंस, उसका जवाब है डी, और ये करेक्ट आंसर है। तो whosoever has replied D is the winner। जिसने भी अप्लाई किया है, जिसने सही उत्तर दिया है, वही विनर है, और जिसने सही उत्तर नहीं दिया है उसके लिए अभी भी क्वेश्चन में डाउट है। निगेटिव कैपेबिलिटी पर एक बार फिर नेट में क्वेश्चन आया है और थोड़ा सा फिर से चेंज होकर के आया है, उसको देखिए। ये ऑप्शन सहित क्वेश्चन उतार लीजिएगा अपने जो है नोटबुक में, राइट। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी बातें नहीं है, और आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को भी ध्यान रखे रहिएगा। इस बार जो क्वेश्चन ये है कि whom did Keats regard
as prime example of negative capability. Whom did Keats regard as the prime example of negative capability? नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जाम्पल कौन है किड्स के हिसाब से, ये क्वेश्चन है। और इसका भी हम आपको जवाब बता चुके हैं। ऑप्शंस यहां पर मैं लिख देता हूं कि किसके कौन कौन सा जो है ऑप्शन में है। जॉन मिल्टन, बी है वर्ड्सवर्थ, सी है शेक्सपियर, और डी है पीबी शैली। ये 4 ऑप्शंस हैं टू द क्वेश्चन, राइट। whom did Keats regard as the prime example of negative capability? नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जाम्पल कीट्स किसको मानते हैं? जॉन मिल्टन को मानते हैं कि वर्ड्सवर्थ को मानते हैं कि शैली को मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर को मानते हैं? क्लियर? इसका जवाब अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और अगर ये जवाब भी गलत होता है तो फिर सजाए मौत ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसका जवाब है विलियम शेक्सपियर। राइट, क्लास वाइंड अप की जाए। विलियम शेक्सपियर जवाब है इसका। और वाइंड अप करने से पहले एक और क्वेश्चन, वैसे कंफ्यूज आप बहुत हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है इगोटिस्टिकल सबलाइन पर। क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बोल दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछने वाला हूं। एक बार क्वेश्चन आया है कि इगोटिस्टिकल सबलाइन वर्ड से, फ्रेज से किसको डिप्रिशिएट करते हैं? जॉन कीट्स। कीट्स किसको डिप्रिशिएट करते हैं? अपने टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइन से। तो इसका भी मैं अभी आपको आंसर बता चुका हूं कि इगोटिस्टिकल सबलाइन टर्म वाज क्वाइंड बाय मिस्टर जॉन कीट्स टू क्रिटिसाइज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने इगोटिस्टिकल टर्म को क्वाइन किया था। इतना ही बात है, इसके अलावा और अभी तक फिलहाल कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है। अब आप जानिए और आपकी किस्मत जाने कि कितना आप सही कराते हैं जॉन कीट्स से। क्लास आज की वाइंड अप होती है और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले पोएट की, और वो पोएट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो विक्टोरियन पोएट है। विक्टोरियन एज की आपको एक ब्रीफ समरी बताऊंगा। विक्टोरियन एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड हिस्टोरिकल जो है इवेंट्स एंड हिस्ट्री जो है मेजर रिफॉर्म्स की बात हम करेंगे, और फिर हम विक्टोरियन एज के पोएट्री पर
आएंगे, टेंशन की बात पहले करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस प्रेजेंस। गुड लक।